हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाती काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, ये चल रहा था फिजिक्स का। दोस्तों, आप लोगों को पुराने वीडियो जो इसके डले हुए थे पहले के, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्तों, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, ये फिजिक्स का 11वां टॉपिक है दोस्तों लूसेंट का, जिसका नाम है दोस्तों तरंग। क्या नाम है दोस्तों? तरंग। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इसको कहते हैं वेव। दोस्तों, ये सब आप बचपन से ही जानते हैं कि तरंग क्या है, वेव क्या है, लेकिन क्या दोस्तों हम समझ नहीं पाते। तो मैं आज आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आने वाली एग्जामों में अगर तरंग से कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, गलत नहीं करोगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको तरंग। तो तरंग की पहले चलते हैं दोस्तों डेफिनेशन में। क्या होती है तरंग? दोस्तों, तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का विक्षोभ, मतलब डिस्टरबेंस। क्या कह सकते हो? डिस्टरबेंस। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये है क्या? तो देखो दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि आपके घर के आसपास पानी भरा हो या कोई तालाब या नदी, जहाँ पानी क्या है दोस्तों शांत तरीके से रहता है। यदि आप उसमें एक पत्थर मारोगे तो क्या होगा दोस्तों? एक प्रकार का विक्षोभ, यानी एक प्रकार की ऐसे पानी की लहरें दिखाई होती है दोस्तों। उसी को हम कहते हैं तरंग, या उसी को कहते हैं वेव। समझ में आया दोस्तों? इसका काम क्या है, ये ऐसा क्यों बन रहा है दोस्तों? होता क्या है कि होता क्या है दोस्तों कि जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। मान लो अगर पानी से भरा एक बड़ा सा तालाब टाइप का है दोस्तों, वहाँ अगर आपने पत्थर मारा तो पानी यहाँ से हट के वहाँ नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ लहर जाती। मतलब इस यहाँ की ऊर्जा उसको आगे स्थानांतरित कर देता है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों तरंग, यानी एक प्रकार का क्या है वो, विक्षोभ है। क्या है दोस्तों? विक्षोभ है। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। दोस्तों, तरंग जो होता है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। यांत्रिक तरंग दोस्तों क्या है, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, और दूसरा है अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव। समझ में आ गया दोस्तों कौन से हैं दो प्रकार, यांत्रिक और अयांत्रिक। तो चलो दोस्तों समझते हैं यांत्रिक तरंग क्या होती है, मैकेनिकल वेव क्या होता है। दोस्तों, वे तरंगे, यांत्रिक तरंगे क्या होती है दोस्तों? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में संचारित होती है। क्या होगा दोस्तों? यांत्रिक तरंगे। क्या बोला गया है? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, कौन से? ठोस होना चाहिए, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था होती है दोस्तों, मैंने पढ़े पहले, यानी आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे दोस्तों। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। उनमें अगर संचारित होती है तो उनको कौन सी तरंगे कहेंगे? यांत्रिक तरंगे कहेंगे दोस्तों। यदि आपको यांत्रिक तरंगे के अगर समझना है दोस्तों, तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि ये जो तरंगे होती है, आप इसको ठोस सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, अगर इनमें अगर ये विक्षोभ बना रहा है दोस्तों, यानी अगर तीनों में विक्षोभ बना रहा है, तो कौन सी तरंगे होंगी? यांत्रिक तरंगे होंगी। समझ में आएगा दोस्तों? चलो, यांत्रिक तरंगों को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। कौन कौन सी दोस्तों? याद रखना है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये जो नाम आते हैं, और जब इनके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल होते हैं जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको बस ध्यान देना अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अगर मैं अनुदैर्ध्य की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और अनुप्रस्थ की बात करूँ तो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है दोस्तों, तो चलो समझते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? जब तरंग गति की दिशा, तरंग मतलब समझ रहे हो दोस्तों विक्षोभ, जब उसकी दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश हो या समांतर हो। कहने का मतलब, अगर जो कंपन हो रहे हैं दोस्तों, जब तरंग बन रहा है, जो विक्षोभ बन रहा है, उसके जो कण होंगे उनकी जो दिशा होगी या उसके समांतर हो या उनके अनुदिश हो, एक ही बात है, अनुदिश का हो या समांतर हो, एक ही बात। ऐसी तरंगों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अनुदैर्ध्य तरंगों के दोस्तों एग्जाम्पल क्या हो, या किस प्रकार की कंडीशनें होती है, या इनमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं, ये तो हुई दोस्तों डेफिनेशन की। और इसमें एक चीज़ लिखा है, इसका उदाहरण दोस्तों क्या है? ध्वनि तरंगे। तो मैं इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। बस अभी मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं ध्वनि तरंगे कैसे हो, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों समझो, ये जो तरंगे होती हैं ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। मतलब सभी माध्यम मतलब दोस्तों ठोस,
द्रव और गैस। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों, यांत्रिक तरंगे हैं जो सभी माध्यमों में होती है, तो उसके दो पार्ट बताया था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा दोस्तों, ये तरंग के संपीड़न मतलब कंप्रेशन, दोस्तों संपीड़न मतलब कंप्रेशन और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। कहने का मतलब कंप्रेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो सपोज आपके सामने कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग देखा है दोस्तों, अगर मान लो इस तरीके से हो तो ये ज़्यादा कंप्रेशन है, ये क्या है दोस्तों, ये संपीड़न है, यानी ज़्यादा घना हुआ है। और मैं इसी स्प्रिंग को जब थोड़ा आगे कर दूँ तो ये किस माध्यम में हो गया, ये विरलन माध्यम में हो गया। तो इनके माध्यम में भी क्या होती है दोस्तों, संचालन होता है किनका, तरंगों का। ये इन स्थानों से आगे बढ़ती है। समझ में आ गया दोस्तों। जिन स्थानों के मध्यम कण क्या होते हैं दोस्तों, आसपास, जैसे देखो यहाँ अगर मैं कण आसपास की बात करूँ तो ये कौन सा होगा, संपीड़न। और जिन स्प्रिंगों में ऐसा दूर दूर फैला रहता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि संपीड़न और विरलन की बात करूं, अगर मैं इनमें अंतर की बात करूं, तो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देके बता सकता हूं दोस्तों कि संपीड़न जो होते हैं दोस्तों, इनके दाब जो होता है, दाब घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा। कभी कभी पूछता है दोस्तों कि संपीड़न में जो तरंगे हो रही है, जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, उनमें दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब घनत्व तो क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। और विरलन में क्या होगा दोस्तों, कम होगा। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, जो आपको हर एग्जाम में, चाहे वो MPPSC हो, व्यापम हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये छोटे छोटे चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं और हम इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर हो चुका है आपका। आगे चलते, आगे बोला है दोस्तों, जो यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों को दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों को हम ध्रुवित नहीं कर सकते। ध्रुवित मतलब पोलराइजेशन दोस्तों, इनको हम ध्रुवित यानी ध्रुवण इनका नहीं किया जा सकता। कौन सी तरंगों को, अनुदैर्ध्य तरंग को। पूछता है दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवित होती है या नहीं, आप बोल सकते हो कि इनको ध्रुवण नहीं किया जा सकता, यानी पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूँ इनके एग्जाम्पल की कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ तो दिया है दोस्तों कि ध्वनि तो है ही अनुदैर्ध्य तरंग, इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है, तो दोस्तों ध्वनि तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे। याद रखना दोस्तों, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, भूकंप तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे, ध्वनि तरंगे तो है ही। इसके बाद स्प्रिंग, अभी मैंने जो इस एग्जाम्पल बताया दोस्तों, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सब कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, ध्वनि, क्योंकि हमेशा ये पूछता है दोस्तों, और ये अक्सर हर एग्जामों में आपको देखने ही मिलेगा, पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हमारे पास ये है दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, और यहाँ लिखा भी है दोस्तों कि देखो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता, यानी पोलराइजेशन नहीं हो सकता, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे, इसको भी समझते हैं। जब तरंगों की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा, देखो दोस्तों छोटी सी जो लैंग्वेज है, हमने इसके पहले अनुदैर्ध्य में क्या पढ़े कि जो तरंग गति की दिशा है और उनके कणों की दिशा है के अनुदिश है या समांतर है। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक ही दिशा में। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या हो रहा है, तरंग की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत है दोस्तों। याद रखना, उनके समांतर नहीं है, क्या है, लंबवत है। जब भी इस प्रकार का होगा कि तरंग गति की दिशा और कंपन करने की दिशा क्या हो, लंबवत हो, तो उसको क्या कहेंगे हम दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। क्या, कौन सी तरंगे कहेंगे दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात है कि ये कौन कौन से माध्यम में विचलन कर सकती है, तो दोस्तों ये केवल ठोस, दोस्तों किसमें, केवल ठोस में करेगी, और द्रव की ऊपरी सतह पे। किसमें करेगी, द्रव के ऊपरी सतह पे। याद रखना दोस्तों, सिर्फ गैस को छोड़ दो, और अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव, गैस तीनों में कर सकती है विचलन, लेकिन अनुप्रस्थ ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह में। और किस में नहीं करेगी, पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें किस में नहीं करेगी, तो आप बोल सकते हो गैसों में ये नहीं करेगी, और द्रव के भीतर भी क्या करेगा, इसका विचलन नहीं होगा। किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे और हम क्या जान सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में दोस्तों, ये तरंगे जो होती है, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, श्रृंग को अगर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं दोस्तों किस्ट कह सकता हूँ, और एक होता है गर्त। इन दोनों माध्यमों में होती है के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे उसमें संपीड़न और विरलन में बढ़ती थी, अनुप्रस्थ किस में बढ़ेगी, श्रृंग और गर्त में। किस तरीके से होते हैं श्रृंग और गर्त, आपने देखा है दोस्तों, किसी बुक में आपको इस तरह का डायग्राम मिला होगा,
ये तो दोस्तों यही है, ये ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं श्रृंग, और नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला गहराई वाला, इसको हम कहते हैं गर्त। समझ में आ चुका है दोस्तों, ये होता है श्रृंग और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ श्रृंगें आगे बढ़ती है। जो होता है दोस्तों ऊपर की ओर होता है, इसको हम धनात्मक कहते हैं, मतलब पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला निगेटिव, हम इसको ऋणात्मक कहते हैं। तो ये कह सकते हो कि जो गर्त वाला है वो क्या है, ऋणात्मक है, और ऊपर वाला जो श्रृंग है वो क्या है, धनात्मक। समझ में आ गया दोस्तों। और एक और दोस्तों, उसमें हम अनुदैर्ध्य में पढ़े थे कि ये इसमें ध्रुवण नहीं होता, लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होगा दोस्तों, अनुप्रस्थ में क्या होगा, ध्रुवण होगा। ध्रुवण क्या होगा दोस्तों, यानी सॉरी, अनुप्रस्थ में क्या होगा, ध्रुवण होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा। ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे चीज़ें दोस्तों आपको जरूर ही होना चाहिए याद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अयांत्रिक तरंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसी तरंगे जिनके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पहली चीज, यानी मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर संचारण करना है या विचलन करना है तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। यानी कि ये तरंगे किस में हो सकती है, निर्वात में भी विचलित हो सकती है, यानी निर्वात में भी इनका संचरण हो सकता है। समझ में आया दोस्तों। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है दोस्तों इसमें कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में सबसे ज़्यादा क्या होगी, निर्वात में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हो सकती है, सॉरी अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो सकती है, जो प्रकाश जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ प्रकाश की चाल की क्या बात है दोस्तों, जब मैं प्रकाश का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन आपको अगर ध्यान रखना है तो एक बार रख सकते हैं 3 × 10⁸ ये क्या होती है, प्रकाश की चाल। चाल बोले तो मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, कि यूनिट का मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती है। दोस्तों एक शब्द आ गया फोटॉन, आपको बस ये याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे है या विद्युत चुंबकीय वेव्स जो होती है दोस्तों, उनके छोटे छोटे कणों को हम फोटॉन कहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, फोटॉन की बनी होती है। और इनका जो तरंगदैर्ध्य परिसर है कितना होता है, 10⁻⁻14। और आखिरी में क्या लगाओगे दोस्तों, मीटर। क्यों, क्योंकि जो तरंगदैर्ध्य की जो यूनिट है वो किस में है, मीटर में दी है, तो आपको ये होना चाहिए। और इसकी रेंज कहाँ से है, 10⁻⁻14 से लेके 10⁻+14 तक, यानी मैं कहूँगा 10⁻−14 की पावर से लेकर 10⁻+14 की पावर तक। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंस पॉइंट, जो इनके फैक्टर क्या हैं, यानी जो ये किस प्रकार के काम करता है। तो ये सबसे पहले दोस्तों उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है, यानी न्यूट्रलाइज होता है। यह एक अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। इनके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। और दोस्तों मैंने ऊर्जा और संवेग का भी चैप्टर फिजिक्स का करवा चुका हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें आपको ऊर्जा और संवेग के बारे में अच्छा खासा डिटेल भी बता चुका हूँ दोस्तों, कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। और 5वां पॉइंट दिया है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों अब आगे जो हमारा टॉपिक जो हमारा जो दिया गया है दोस्तों टॉपिक, वो दिया है वेव मोशन। इसके बारे में समझते हैं कि क्या दिया है वेव मोशन। दोस्तों किसी भी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग गति कहते हैं। यानी वेव मोशन मतलब तरंग गति। किसी भी कारक द्वारा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, हमने दोस्तों जाने हैं कि विक्षोभ क्या है, यानी एक प्रकार तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है। अब जब वो आगे बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, जब कोई विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ रहा है मतलब उसकी स्पीड हो रही है, कुछ गति से बढ़ रहा हो, तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों तरंग गति। यानी किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, तरंग गति कह रहे हैं। तरंग गति के बारे में एक और मैं परिभाषा बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने के, किसी माध्यम में कोई भी मीडियम है, चाहे मीडियम को भी कौन सा हो सकता है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। जब भी मीडियम की बात करूँ, कोई भी माध्यम की बात करूँ, तो माध्यम 3 ही होते हैं दोस्तों, या तो ठोस या द्रव या गैस। तो किसी भी माध्यम में, जब किसी भी माध्यम की बात आ रही है तो दोस्तों तीनों प्रकार के माध्यम में तरंग उत्पन्न होने पर माध्यम के कण
जब भी कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव और गैस, उसमें क्या होता है, माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। मैंने बताया था दोस्तों, तालाब में अगर आप पत्थर मारोगे तो उनके जो कण हैं वो आगे नहीं बढ़ते दोस्तों, क्या आगे बढ़ रहे हैं, विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार के विक्षोभ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग गति कहते हैं। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। आगे दिया दोस्तों, कंपन की कला यानी फेस ऑफ वाइब्रेशन। क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा जिस राशि द्वारा निरूपित की जाती है उसे, उस क्षण को हम क्या कहते हैं, कंपन कला कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों क्या बोला गया है इसको। आवर्त गति में, समझ रहे दोस्तों, आवर्त गति में कंपन करते हुए, कंपन हो रहा है जब भी अगर वाइब्रेशन होगा, तो जो कण होते हैं किसी क्षण स्थिति तथा गति की दिशा में, जिस भी गति में बढ़ रहे हैं, जिस राशि को निरूपित करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, फेस ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है। ये छोटे छोटे टॉपिक जो दोस्तों लुसेंट में जो एक एक वर्ड दिए रहते हैं, इनको भी समझना जरूरी, कभी कभी एग्जामों में अक्सर इनसे आ जाता है। निम्न तरंगे चुंबकीय तरंगे नहीं है। कौन कौन सी नहीं है दोस्तों, चुंबकीय तरंगे नहीं है। आ सकता है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है, क्या नहीं है याद रखना है, इनके अलावा जो दिया रहेगा वो आप समझ जाओगे कि ये तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक शब्द दिया दोस्तों, आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, इसको समझते हैं दोस्तों। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितना अधिक से अधिक दूरी तय कर जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। आप डायग्राम से समझिए दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लो कोई ये माध्य स्थिति है, माने ये मीन लाइन हो गई। अब इसके एक और कण अधिकतम विस्थापन या फिर नीचे साइड अधिकतम विस्थापन, या फिर पूरे ऊपर अधिकतम विस्थापन, या फिर नीचे। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, मैंने बता चुका हूँ, इनको सुरंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो विस्थापन को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी ये अधिकतम विस्थापन कहाँ हो रहा है, यहाँ, इसको हम ए द्वारा कहेंगे, क्यों, क्योंकि आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसलिए ए द्वारा। अब नीचे साइड अधिकतम विस्थापन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आयाम होगा। ऊपर साइड अधिकतम विस्थापन हो रहा है, तो ये आयाम होगा, क्योंकि यहाँ परिभाषा में बोला गया दोस्तों, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर मतलब ऊपर हो या नीचे, किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तय कर जाती है, उस वस्तु को दोलन का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये आप डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे। एक मीन लाइन है, मीन लाइन के ऊपर अगर अधिकतम विस्थापन हो रहा है तो वो आयाम, उस आयाम को कौन सा कहेंगे, पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, यानी इसको धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज़ दोस्तों, अगर कभी पूछा गया कि आयाम की यूनिट यानी एम्पलीट्यूड की जो यूनिट हो क्या होगी दोस्तों, तो वो होगी मीटर। यानी देखो अधिकतम विस्थापन हो रहा है, और मैं आपको दोस्तों इसके पहले जो हमने गति मोशन जो पढ़ाया था उसमें विस्थापन, दूरी, वेग, संवेग सबके बारे में बताया और उनकी यूनिट भी बताया। तो जहाँ विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन क्या है दोस्तों, मीटर मतलब मीटर यूनिट चलेगी, तो आयाम की भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, हमें मीटर किस में आता है दोस्तों, एसआई मात्रा, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आगे दिया दोस्तों तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। क्या होता है, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसका ग्रीक अक्षर लैम्डा, किससे दोस्तों, लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अब समझो इसको डायग्राम के माध्यम से। अभी हमने एम्पलीट्यूड को समझा है, अब तरंग दैर्ध्य को समझो। क्या बोला है कि माध्यम के कण किसी कण के एक पूरा कंपन करने, ये पूरा कंपन कर लिया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ कंप्लीट कर दिया, किए जाने पे तरंग जितनी दूरी तय करता है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर लिया दोस्तों, एक पूरा कंपन हुआ। ये देखो, ये आधा होता है, ये आधा होता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ तक जब हुआ ये पूरा कंपन हुआ, इस दूरी कहते हैं, इसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे दोस्तों, लैम्डा के द्वारा डिनोट करेंगे। समझ में? अगर इसके आगे फिर चला तो यहाँ तक पूरा कंपन करेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो इसको भी हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, लैम्डा के द्वारा। ये क्या होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की भी बात करूंगा तो क्या होगी दोस्तों, मीटर होगी, क्यों, क्योंकि ये दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूरी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। समझ में आ चुका है। और चलो इसमें पढ़ते हैं
क्या बोला गया है, लैम्डा से व्यक्त किया जाता है अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों तथा विलोनों के बीच की दूरी भी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। कहने का मतलब दोस्तों मैंने डायग्राम से समझाया था, ये हो गया सुरंग, ये हो गया गर्त, यानी इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा द्वारा, यही तरंगदैर्ध्य। अगर मैं बोला इसमें संपीड़न और विरलन की बात की है दोस्तों, तो ये हो गया संपीड़न और ये हो गया हल्का विरलन, इन दोनों के बीच की भी दूरी बात करें तो ये भी लैम्डा द्वारा, ये भी तरंगदैर्ध्य। समझ में आ चुका है दोस्तों। और यूनिट याद रखना है, क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर होगी। समझ में आ चुका है दोस्तों। चलिए, ये था तरंगदैर्ध्य। अब आगे चलते दोस्तों, सभी प्रकार के तरंगों में की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है, ये हो गया दोस्तों न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अगर आपको रेलवे के मेंस दे रहे हो या एसएससी सीजीएल क्या छोटे छोटे जो एग्जाम जिनके मेंस होते हैं दोस्तों, उनमें अगर आप दे रहे हो तो कभी कभी डायरेक्ट दो चीज़ की वैल्यू दी रहती है, आपको तीसरा फाइंड करने बोलता है, तो उनका रिलेशन दिया किस किस का, तरंग की चाल, किसका रिलेशन दिया है, तरंग की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के बीच। तो दोस्तों इनके बीच का रिलेशन समझते हैं क्या होता है। इनके बीच दोस्तों जो रिलेशन दिया है, तरंग चाल बराबर क्या होगा, तरंग की चाल के बराबर क्या होगा, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य मैं बता चुका हूँ, ये होता है दोस्तों आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, तरंग चाल के बराबर होगा। अगर मैं बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी को अगर इससे डिनोट करता हूँ तो एन इंटू लैम्डा। समझ में आ चुका है दोस्तों। तरंग चाल को अगर मैं v से, यानी चाल है तो v से डिनोट करा तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये क्या होगा आपका तरंग चाल होगा। समझ में आ चुका है दोस्तों। चलिए, अब हमारे सामने दोस्तों दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक टेबल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों समझते हैं इसको। तो चलो दोस्तों ये टेबल को हम समझते हैं क्या दिया है। दोस्तों इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या क्या होती हैं उनके बारे में बताया, कौन से खोज करता है, तरंगदैर्ध्य परिसर क्या है, आवृत्ति परिसर क्या है, हर्ट्ज में दिया है, और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों जो जो एग्जाम में आते हैं वो इस टेबल से आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों समझते हैं। हमेशा खोजकर्ता पूछता है दोस्तों, जैसे यहाँ दिया है गामा किरणें, गामा किरणें की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, पाल विलार्ड, और इसका तरंगदैर्ध्य परिसर क्या होगा 10 पे माइनस 14 यानी 10 पे माइनस 14 की पावर मीटर से। देखो दोस्तों तरंगदैर्ध्य की जब भी बात करी तो यूनिट देखो यहाँ दिया गया है मीटर से, तो 10 पे माइनस 14 से 10 पे माइनस 10 मीटर क्या दिया, इसका तरंगदैर्ध्य परिसर दिया दोस्तों। आवृत्ति परिसर क्या होगा, ये दोस्तों अक्सर पूछा नहीं जाता, ये हमेशा पूछता नहीं है, लेकिन आपको बस ये टेबल को एक बार रीड करके जाना है। मेन क्या है दोस्तों, इनके खोजकर्ता और इनका जो उपयोग है। तो ये देखो दोस्तों, इसकी आवृत्ति परिसर समझ लो 10 पे 20 की पावर से 10 पे 18 तक की पावर दिया, ये होगा इसका आवृत्ति, ये होगा इसका तरंगदैर्ध्य परिसर। और इसका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों ये है इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या कहाँ होता है, किसका, गामा किरणें का। कैसा होता है तो एग्जाम में पूछता है दोस्तों, देखो पूछा जाएगा कि किसकी वेदन क्षमता अधिक है, किसकी वेदन क्षमता अधिक है। ऑप्शन रहेंगे गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा, इस तरीका का दिया रहेगा। तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, गामा किरणें। तो हम इसका उपयोग पढ़ते हैं। इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाता है, किया जाता है किसका, गामा किरणों का। याद रहेगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एक्स किरणें। खोज क्या है, रोंटगन। याद रखना दोस्तों, इसका जो परिसर दिया है 10 पे माइनस 10 से 10 पे माइनस 8 मीटर तक, और इसका परिसर जो है, इसका आवृत्ति परिसर क्या है 10 पे 18 से लेकर 10 पे 16 तक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आपको बस ये याद रखना है दोस्तों, एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है, गामा किरणों का उपयोग कहाँ करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके कौन से खोज करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फिर दिया है हमारे पास पराबैंगनी किरणें। इसकी खोज किसने की है दोस्तों, रीटर ने। इसका क्या दिया है, तरंगदैर्ध्य परिसर 10 पे माइनस 8 मीटर से 10 पे माइनस 7 मीटर तक, और इसका आवृत्ति परिसर दिया है 10 पे 16 से 10 पे 14 तक। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। किसका उपयोग, पराबैंगनी किरणों का। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आपको बस एक बार ये टेबल पढ़ना है, एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया है, दृश्य विकिरण। क्या दिया है, दृश्य विकिरण। इसकी खोज किसने की दोस्तों, न्यूटन ने। और इसका तरंगदैर्ध्य परिसर क्या दिया है दोस्तों, इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर दिया है ये दिया है 3.9 गुणित 10 पे माइनस 7 मीटर से लेके 7.8 10 पे माइनस 7 मीटर तक। और इसका आवृत्ति परिसर क्या है 10 पे 14 से लेके 10 पे 12 तक। और इसमें क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, यानी कि
कहने का मतलब है जो दृश्य विकिरण है इसका जो न्यूटन ने खोज किया इसका काम क्या आया दोस्तों, वस्तुओं को दिखलाई पड़ना। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इनके खोजकर्ता को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण खोजकर्ता कौन है, हर्शेल है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर क्या है, 7.8 से 10 पे माइनस से लेकर 10 पे माइनस 3 मीटर तक। और इसका आवृत्ति परिसर क्या है, 10 पे 12 से लेकर 10 पे 10 तक। ये दोस्तों ये जो बोल रहा हूँ 10 पे 12 मतलब 10 पे 12 की पावर से लेकर 10 पे 10 की पावर तक का है। आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब देखिए इसका उपयोग। अवरक्त विकिरण का उपयोग क्या है, ये किरणें उष्मीय विकिरण होती हैं। और दोस्तों मैंने हीट और उष्मा वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आपको जो शब्द आ रहे हैं जैसे उष्मीय क्या है, ये क्या है, तो ये आप इसको समझ सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये किरणें उष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, अगर आप उसको हीट दोगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा ही। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों को सिकाई करने में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोहरे में फोटोग्राफी क्या होता है दोस्तों, कोहरे में फोटोग्राफी करने में दिक्कतें जाती है, तब अवरक्त विकिरणों का वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे जो होती है दोस्तों, इनकी खोज किसने किया है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। दोस्तों आप यहाँ हर्ट्ज मतलब आप जानते हो कि ये एक प्रकार की क्या है, यूनिट भी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर क्या है, 10 पे माइनस 3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। और इसका आवृत्ति परिसर क्या होगा, 10 से लेकर 10 पर 8 तक होगा। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। किसका दोस्तों, लघु रेडियो तरंगों का। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब ये लघु थी, अब इसका दूसरा दिया है दीर्घ रेडियो तरंगे। इसकी खोज किसने की है, मार्कोनी ने। इसकी रेंज कहाँ से होगी, 1 मीटर से लेकर 10 पे +4। याद रखना दोस्तों, ये जो माइनस प्लस है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखिए आप जो दिया है क्या है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से लेकर 10 पे +4 मीटर तक। और इसका आवृत्ति परिसर क्या है, 10 पर 6 से लेकर 10 पे 4 तक। और इसका उपयोग कहाँ है, रेडियो और टेलीविजनों में होता है। यानी लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगों का दोनों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोनों में उपयोग होता है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दिया है गामा किरणों। किरण का जो नामकरण है किसने दिया है दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया है। और खोज किसने किया है, पाल विलार्ड ने किया है। दोस्तों हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी, अगर खोजकर्ता का आया है और यहाँ हमने रदरफोर्ड लगाए तो गलत है दोस्तों। रदरफोर्ड क्या है, इसका नामकरण करने वाला है। और इसका जो खोज किसने किया है, पाल विलार्ड ने किया। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पॉइंट दिया है 10 पे -3 मीटर से 10 पे -2 मीटर तक की तरंगों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है दोस्तों। तो समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये आपको सेशन हमारा जो तरंग वाला है ये कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।